नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, कॉजेज एंड फैक्टर। प्रशासनिक राज्य का विकास अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासकीय राज्य या प्रशासनिक राज्य का विकास या प्रशासनिक राज्य की अवधारणा क्यों अवतरित हुई या इस राज्य की अवधारणा का विकास किन कारणों से हुआ, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने प्रशासनिक राज्य के विकास में योगदान दिया, या विश्व में तब ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसी कौन से कारक उत्पन्न हो गए विश्व इतिहास में जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के विकास में योगदान दिया। हमने अच्छी तरह पढ़ा हस्तक्षेपवादी राज्य, तो उसके भी उदय के कारण थे। हमने पढ़ा लोक कल्याणकारी राज्य, तो उसके भी उदय के कारण थे। तो ऐसे विभिन्न कोई अवधारणा आती है तो वो उस अवधारणा के या उस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं। तो उन कारकों को जानना जरूरी है ताकि उन कारकों अर्थात वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है, वो उसके के आधार होते हैं, उस आधार पर ही किसी अवधारणा का विकास होता है। तो जब हम पढ़ते हैं कि लोक कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का विकास क्यों हुआ, तो हम इसके प्रमुख जो कारण है उनको जानने का प्रयास करेंगे। विश्व में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की ग्रोथ में योगदान दिया। जैसे पहला है द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण का उदय, पुनर्जागरण काल का उदय। द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण काल। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि विश्व में एक पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरण काल जो होता है उसमें विभिन्न जो विचारधाराएं थी उसके खिलाफ तार्किक सोच का विकास होता है। तो प्रशासनिक राज्य की जो जड़ें हैं हम अगर देखें तो पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हम इनको मान सकते हैं, क्योंकि जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति तक जाते हैं ये पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल के में जो विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने तार्किक सोच को, लॉजिकल थिंकिंग को स्वीकार किया, जो मानव विकास के सबसे बड़े साधन के रूप में उभर कर आई। यानी कि मानव विकास के लिए पुनर्जागरण काल के विचारकों ने तार्किक सोच को स्वीकार किया। तार्किक सोच के विकास के कारण बुद्धिजीवियों ने विश्वास, धर्म में विश्वास, वर्ण व्यवस्था में विश्वास आदि उचित कारणों की खोज की कि विभिन्न कारण क्या है। लॉजिकल थिंकिंग के कारण समाज का पुनर्गठन विकास हुआ। आपको यह देखना है कि पुनर्जागरण काल में लॉजिकल सोच, तार्किक सोच के कारण समाज का पुनर्गठन विकास हुआ, और इस पुनर्गठन समाज के इस पुनर्गठन विकास ने प्रगतिशील काल और आधुनिक प्रशासनिक राज्य का विकास किया। लॉजिकल सोच के कारण जो समाज का पुनर्गठन हुआ और जो विकास हुआ उसके कारण आधुनिक प्रशासनिक राज्य का विकास हुआ। अगले अगर हम कोई कारक जो फैक्टर मानते हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के विकास के लिए, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपकी स्लाइड में दिख रहा है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जो हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये बहुत सी विश्व की भी बहुत सी अवधारणाओं के उदय के लिए उत्तरदायी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद राज्य के सम्मुख नई नई जिम्मेदारियां आई। नई नई यांत्रिक इकाइयां और बड़े बड़े कारखाने अस्तित्व में आए। जो लेबर क्लास था, श्रमिक वर्ग था, वो कारखानों में उत्पादन इकाइयों के वो मालिक तो नहीं बने, तो श्रमिकों और उत्पादन मालिकों के बीच वर्ग संघर्ष होने लगे, और इसके कारण सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण भी परिवर्तित हो गया। भीड़भाड़ और घुटन समाज में, या शहरों की स्थापना होने से भीड़भाड़ और घुटन वाले शहर बनने लगे। प्रदूषण और अपराधों में वृद्धि हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों के कल्याण हेतु राज्यों ने उद्योगों का संचालन भी शुरू कर दिया कि श्रमिकों का कल्याण हो। राज्य ने श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कानून नियम बनाए। मालिक और मजदूरों के बीच जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उन संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी कानून बने। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण राज्य ने जो अब तक मौन रहता था उसको तोड़ दिया, उसने मौन रहना, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का राज्य समाधान करने लगा। राज्य समाधान करने के कारण राज्य के दायित्वों में बहुत सारी वृद्धि हो गई, और राज्य के दायित्वों का संचालन प्रशासन करता है। तो राज्य के दायित्वों में वृद्धि होने के कारण राज्य प्रशासन में लगने लगा, अर्थात प्रशासनिक राज्य का विकास हुआ।
जो समस्याएं थी औद्योगिक क्रांति के कारण, उन समस्याओं को हमें इस प्रशासनिक राज्य के उदय के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। जैसे अगली बात है अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण उत्पन्न हुई एक वो है समस्या थी उस समय। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसका एक कारण उत्पन्न हुई शहरीकरण। शहरीकरण हम जब पढ़ते हैं इतिहास में, तो पुराने टाइम में तो 10-15% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। आज इस भारत में ही आधे के करीब जनसंख्या शहरों में निवास करने लग गई। भारत में जो विश्व के विभिन्न देश है, उन शहरीकरण के कारण बहुत बड़ी विकराल समस्याएं लिए हुए हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो भारत के जो बड़े शहर है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और आदि में ये सब है जो ब्रिटिश काल से ही औद्योगिकरण के कारण इनमें शहरीकरण प्रारंभ हो गया था। तो शहरीकरण के कारण प्रशासन के कार्यों में कई गुना वृद्धि हो गई है, जिससे उनके रहने के लिए आवास, शहरों में रहने के लिए आवास, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, परिवहन जिसको हम बोलेंगे, एजुकेशन, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना इत्यादि ऐसे विषय उत्पन्न हो गए जिनका विकास एवं नियमन प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हो गया। अर्थात इत्यादि जो कार्य मैंने नाम लिया, पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ये सभी कार्य प्रशासन के कार्य हो गए। फलतः प्रशासन के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और प्रशासन इन सभी दायित्वों और कार्यों को करने लग गया। फलतः राज्य प्रशासन में लगने लगा, अर्थात प्रशासनिक राज्य का आविर्भाव होता गया, प्रशासनिक राज्य का उदय होता गया और राज्य प्रशासनिक हो गया, अर्थात प्रशासनिक राज्य की अवधारणा है वो स्थापित हो गई। ये एक रीजन है। इसी प्रकार अगला है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी। आपको चित्र पता है 1929-30 में विश्व में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी के कारण भी विश्व में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई। आर्थिक मंदी के कारण जो विश्व में समस्याएं उत्पन्न हुई, उनमें आप ये देखोगे कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के कारण ये आवश्यक हो गया कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। सरकार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करे। तो उन आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण करने के कारण, सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण प्रशासन के लिए आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया। फलतः आर्थिक मंदी के कारण भी प्रशासन के कार्य में वृद्धि हुई और प्रशासन राज्य प्रशासन में लगने लगा। इस पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार अगला जो है हम कहेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक मंदी, औद्योगिक क्रांति के कारण जो विभिन्न समस्याएं आई, उनका समाधान विश्व के विभिन्न देश इकोनॉमिक प्लानिंग से करने लगे। आर्थिक नियोजन में सरकारें विभिन्न योजनाएं बनाकर, 1 वर्षीय, 5 वर्षीय या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर इकोनॉमिक प्लानिंग सभी समाज के और आर्थिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो योजनाएं बनाती है, उनसे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से प्रशासन इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने का कार्य करने लगा। जब राज्य ने ऐसे कार्य किए तो राज्य के इन कार्यों को संपन्न करने वाली मशीनरी, प्रशासनिक तंत्र का विकास होता गया और राज्य प्रशासन में ही लगने लगा, अर्थात प्रशासनिक राज्य का विकास हुआ। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो अवधारणा आई कि इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों का, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का संतुलित ढंग से विकास किया जा सकता है और राज्य को करना चाहिए, इस अवधारणा ने प्रशासनिक राज्य के विकास में योगदान दिया। इसी प्रकार अगली बात अगर हम समझे, अगला पॉइंट है अराइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और विल्सोनियनिज्म। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं विल्सनवाद या अराइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो हमें माना जाता है कि लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में जब राज्य नामक संस्था हुई तभी से है, एक प्रक्रिया के रूप में, किंतु एक विषय के रूप में इसका उद्भव कब हुआ? 1889 में जब वुडरो विल्सन ने आर्टिकल लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस आर्टिकल से लोक प्रशासन का जन्म हुआ। लोक प्रशासन सब्जेक्ट है ही प्रशासन का अध्ययन, प्रशासन का महत्व इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि प्रशासन क्या कार्य करता है। तो विल्सन के अनुसार देखो विल्सन ने क्या कहा था, विल्सन ने कहा था अपने आर्टिकल में, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को सबको पता है कि किसी देश का संविधान बनाना आसान है परंतु उसे लागू करना मुश्किल है। संविधान बनाना राजनीति है पर संविधान को लागू करना प्रशासन है। अर्थात किसी देश के संविधान को लागू करने का कार्य
उसको प्रशासन है जो सरकार के कार्य है, यानी संविधान के निर्माण के रूप में ज्यादा कठिन कार्य है। मतलब प्रशासन, आपको यहां पर यह समझना है कि वुड्रो विल्सन द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कर दिए जाने के कारण विल्सन की नजरों में किसी भी शासन में प्रशासन तंत्र के महत्व को, किसी भी शासन में चाहे किसी प्रकार को प्रशासन का महत्व स्पष्ट होता है, अर्थात प्रशासन का महत्व बढ़ा है वुड्रो विल्सन के इस दृष्टिकोण के कारण। तो अराइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी राज्य प्रशासन में बना। इसी प्रकार अलग एक और वो है, क्या बोलते हैं, फैक्टर, बिग गवर्नमेंट, बड़ी सरकार, वृहत सरकार हम इसको बोलेंगे हिंदी में। औद्योगिक क्रांति से संबंधित कारकों ने राज्य और सरकार के कार्यों को वृहद स्तर पर बढ़ा दिया। विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं, इनका हल ढूंढने के लिए सरकार स्तर पर सरकार के विभिन्न कार्य बढ़ गए। तो राज्य में नए नए विभागों का सृजन हुआ। पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक व्यक्ति राजकीय सेवा में भर्ती करने पड़े। पहले सरकार के कम विभाग होते थे, बाद में बहुत से विभागों को जन्म हो गया। पहले केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का पुलिस राज्य से संबंधित विभाग थे, लेकिन शहरीकरण बन जाने के कारण, शहरीकरण की समस्या दिखाने के कारण आवास एवं शहरीकरण के लिए अलग विभाग बना, पेयजल के लिए अलग विभाग बना, स्वास्थ्य के लिए अलग बना, बिजली के लिए अलग, सड़क के लिए इत्यादि विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण हुआ। इस प्रकार विभागों का निर्माण होने के कारण बिग गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलितार्थों ने बड़ी बड़ी सरकारों को अपराधी बना दिया। ये विभाग और ये सरकारें होना जरूरी हो गया। फलतः है प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई और आज के चारों तरफ सरकार के विभिन्न विभाग कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन विभिन्न विभागों के कारण हम ये समझ सकते हैं कि बिग गवर्नमेंट की अवधारणा ने भी राज्य को प्रशासन में बनाया है। इसी संदर्भ में अगला जो फैक्टर हम मानेंगे जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों के विद्यार्थी, दोनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी जानते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास। प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं, पहले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया है, क्लास में भी बताया है कई बार। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देखो व्यवस्थापन करना व्यवस्थापिका का काम है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संसद का काम है कानून बनाना, भारतीय केंद्रीय स्तर पर। राज्यों के स्तर पर राज्यों के जो विधानमंडल है, जैसे एक सदनीय अगर सदन है राज्यों में तो राज्य विधानसभा का, और द्विसदनीय है तो जो राज्य के विधानमंडल है वो कानून बनाते हैं, व्यवस्थापन वो करते हैं, विधान वो बनाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति के कारण और विभिन्न तकनीकी एवं आर्थिक गतिविधियों के जटिलताओं के कारण विभिन्न ऐसी जटिलताएं आ गई व्यवस्थापन में, जिन के कारण उन क्षेत्रों से संबंधित विधानों का निर्माण करना आज के व्यवस्थापिका के सदस्यों के लिए असंभव है। अर्थात वो संपूर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते, व्यवस्थापिका के सदस्य संपूर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए वो मोटी मोटी रूपरेखा बना देते हैं विधान की। अब एक अस्थि पंजर बना देते हैं, मतलब, और अस्थि पंजर के बाद उन पर बारीकी से या नियम और कानून और उन कानून को आवश्यकता होती है लागू करने के लिए कुछ, तो वो नियम और कानून आवश्यकता अनुसार बनाने का पावर व्यवस्थापिका अपने अधीन कार्यरत विभागों को दे देती है। अर्थात जो विभाग है वो उन नियमों कानूनों को व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए अस्थि पंजर में रहते हुए, उसकी सीमा में रहते हुए उसके लिए नियम कानून बना सकते हैं। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण कानून की बारियों को, मतलब कानून में प्रस्तावित कानून है उसकी बारीकियों को प्रशासन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे, क्योंकि व्यवस्थापिका के पास समय का अभाव होता है, व्यवस्थापिका के पास इतना समय नहीं होता कि हर क्षेत्र के बारे में विशेषज्ञ और हर क्षेत्र के बारे में विस्तार से विचार कर सके, विशिष्टीकृत ज्ञान नहीं होता उनके पास। तो नीति निर्माण का जो दायित्व व्यवस्थापिका का होता है, कानून निर्माण का जो कार्य व्यवस्थापिका का होता है, वो कार्यपालिका को दे देते हैं, अर्थात प्रशासन को दे देते हैं। तो प्रशासन तंत्र पर यह दायित्व आ जाता है कि वो प्रदत्त व्यवस्थापन का कार्य भी करें। फलतः है विभिन्न कानूनों और नियमों का निर्माण करने का दायित्व भी प्रशासन पर आ जाता है इनडायरेक्टली में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण। फलतः है प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है और सब तरफ प्रशासन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अर्थात प्रशासनिक राज्य का महत्व और बढ़ जाता है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट है, इसने भी प्रशासनिक राज्य के विकास में योगदान दिया। अगला है ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जटिलताएं जो है, सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक आर्थिक जीवन में जटिलताएं जो बढ़ी, इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के विकास में योगदान दिया। देखो
औद्योगिक क्रांति मूल कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के जन्म का। तो औद्योगिक क्रांति के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ। तीव्र औद्योगिकरण होने से सामाजिक संरचनाएं बदल गई, शहरीकरण की तेज प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसके स्थान पर वो टूटने लग गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम व्यक्ति आधारित फैमिलीज बनने लगी। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ही बदल गए। व्यक्ति तेजी से आर्थिक व्यक्ति बनने लग गया, अर्थात उसकी चिंतन मनन की इकाई आर्थिक बनने लग गई। तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भी मानव जीवन के विभिन्न साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स हुए, वैज्ञानिक उपलब्धि, उन्होंने मानव जीवन को अधिक जटिल बनाने में भूमिका ही निभाई। फलतः इन विभिन्न कारणों के कारण औद्योगिक मतलब सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जटिलताएं बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान प्रशासन के द्वारा किया जाना आवश्यक हो गया। फलतः प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं एक अगला टॉपिक आ रहा है जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर स्टेट को हम लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में अच्छी तरह समझ चुके हैं। पब्लिक वेलफेयर स्टेट का मेन मोटो यही होता है कि जनता का जन कल्याण से संबंधित कार्य करना राज्य का मुख्य दायित्व है। सभी जनता, पूरी जनता का जन कल्याण से संबंधित है। जब राज्य जन कल्याण के कार्य करेगा तो वो कार्य प्रशासन के द्वारा संपन्न होगा। फलतः जन कल्याण की अवधारणा आने के कारण राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई और राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के कारण प्रशासन का महत्व अपने आप ही बढ़ गया। इसी प्रकार अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना। आपको अच्छी तरह पता है कि विश्व में 1930, 40, 50 के आसपास, 1950 के आसपास विश्व के एशिया और अफ्रीका के विभिन्न राष्ट्र औपनिवेशिक काल से स्वतंत्र हुए। उपनिवेशवादी राष्ट्रों से स्वतंत्र होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र, जनता का शासन। तो लोकतंत्र की स्थापना के कारण जनता का शासन जनता के हितों के लिए विभिन्न कार्य करने लगा। जनता के हितों के लिए विभिन्न कार्य करने के कारण उन देशों में या उन राष्ट्रों में जो उनका प्रशासन तंत्र था उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि जनता के हितों का कार्य अल्टीमेटली करना तो प्रशासन को ही है। फलतः हम ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ने भी प्रशासनिक राज्य के विकास में बहुत सारा योगदान दिया। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। देखो, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जटिलताएं बढ़ी तो प्रशासनिक कार्यों में भी जटिलताएं बढ़ी। प्रशासन के कार्यों में जटिलताएं बढ़ने के कारण प्रशासकों और मतलब नियोक्ताओं अर्थात एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच विवाद बढ़ने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं मालिकों के बीच विवाद बढ़ने के कारण या सरकारों के बीच विवाद बढ़ने के कारण, कर्मचारियों एवं सरकारों के बीच उनकी सेवा शर्तों को लेके विभिन्न विवाद बढ़ने के कारण उनके निराकरण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना हुई, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की। प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है? वो प्रशासनिक अंग, वो प्रशासनिक संस्थाएं जो अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करती है, अर्थात जो न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने लग गई। यहां कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक संस्थाओं ने न्यायिक प्रकृति के कार्य शुरू कर दिया, अर्थात न्यायपालिका का कार्य भी प्रशासन के पास आ गया। जैसे फॉर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, रेट राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। ऐसे विभिन्न ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जो प्रशासनिक है संस्थाएं लेकिन कर रही न्यायिक कार्य हैं। फलतः न्यायिक कार्य करने के कारण प्रशासन के महत्व में बहुत वृद्धि हुई और ये प्रशासन के क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण राज्य है वो प्रशासन में लगने लगा। कुछ और पॉइंट्स क्या कहे जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के विकास में योगदान के लिए। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड देयर प्रॉब्लम्स। 1947-50 के आसपास विभिन्न देश स्वतंत्र हुए और उनकी अलग अलग समस्याएं थी। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। सामाजिक दृष्टि से वो पिछड़े हुए थे, उन्होंने अपना विकास करना जरूरी समझा। आर्थिक क्षेत्र में वहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि समस्याएं थी। तो इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज कि इन समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा, अर्थात जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो उन लोकतांत्रिक देशों में वहां के प्रशासनिक तंत्र द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाने लगा। न्यूली नए स्वतंत्र राष्ट्रों में जो समस्याएं आई उन समस्याओं का समाधान वहां के प्रशासन द्वारा किया जाने लगा और उन प्रशासनिक समस्याओं का समाधान प्रशासन द्वारा किए जाने के कारण प्रशासन का महत्व बढ़ गया, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का अवधारणा है वो लोकप्रिय हो गई। इसी प्रकार हम एक बात और पढ़ सकते हैं, ग्रोइंग नेशनलिज्म, उभरता राष्ट्रवाद। देखो, एक फ्रेडरिक लिस्ट अर्थशास्त्री थे, जर्मन अर्थशास्त्री, उन्होंने एक संरक्षणवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या, जो मूलतः तार्किक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, वो कहा कि इस बात को मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा कि जो विकसित राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र है उनके उद्योग धंधों में फर्क है, उनके उद्योगों में फर्क है। विकासशील राष्ट्रों के, कमजोर राष्ट्रों के जो उद्योग हैं वो विकसित राष्ट्रों के उद्योगों से कंपटीशन नहीं कर सकते। फलतः विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों को संरक्षण देना जरूरी है। तो उनको कंपटीशन के लिए उनमें कोई स्थान नहीं है। अगर उनको संरक्षण देंगे तो राज्य
उन विकासशील राष्ट्रों के उद्योग धंधों में हस्तक्षेप, उनमें उनका कार्य करे, उनको संरक्षण दे, फलतः राज्य के प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार लास्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये बहुत बड़ा योगदान है। मार्क्सवाद का जो उदय हुआ 1948 में, मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा 1848 में, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद पर सबसे ज्यादा प्रहार किया। पूंजीवादी अर्थतंत्र के अनेक सीमाओं को संकेत करने में मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया। तो मार्क्सवाद के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पर मार्क्सवादी या समाजवादी व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, और इस समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सभी प्रकार के जनहित के कार्य प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, राज्य द्वारा किए जाते हैं। फलतः प्रशासन का महत्व बढ़ा। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुई। इन विभिन्न घटनाओं के कारण, रशियन रिवॉल्यूशन के कारण, मार्क्सिज्म के कारण भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के सभी कार्यों का संपादन प्रशासन द्वारा किया जाना आवश्यक हो गया। अर्थात पूंजीवाद की बुराइयां आ जाने के कारण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्य प्रशासन द्वारा किया जाना उचित समझा जाने लगा। फलतः प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई, और विभिन्न कारणों से, इन विभिन्न घटनाओं से, इन विभिन्न कारकों जो मैंने अभी चर्चा की, इनके कारण प्रशासकीय राज्य का विकास हुआ। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड रीजंस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। अर्थात बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे कारक है, बहुत से ऐसे फैक्टर है जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के विकास में योगदान दिया। इन विभिन्न घटनाओं के कारण प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई, और उनके कारण प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि होने के कारण आज जो प्रशासन था वो प्रशासन प्रशासकीय राज्य के रूप में फलित हुआ। फलतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासकीय राज्य के योगदान में इन विभिन्न घटनाओं का योगदान रहा।